हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आइए दोस्तों, बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम और आप मिलकर जो सीरीज कर रहे थे उसी सीरीज को नेक्स्ट लेके जा रहे हैं। ठीक है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, इसे पढ़िए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या बातें हैं। बुद्ध की उपस्थिति को कुछ संकेतों का उपयोग करके मूर्ति कला में दिखाया गया। नहीं, गलत है भाई ये। ठीक है, ये चीजें गलत हैं। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई, बिल्कुल। बुद्ध की प्रतिमाएं बहुत ज्यादा बनाई गई थी भाई। ठीक है। बौद्धिस्तों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। ये भी गलत है भाई, हो गया था उस वक्त। मूर्तिकला के केंद्र के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हो गया था। ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं कह सकते। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई थी। ये गुप्त काल की बात है। गुप्त काल के दौरान आप देखिएगा, गुप्त काल में बहुत सारी चीजें जो है कंटिन्यू चली हैं। नेक्स्ट देखिए। इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें ठीक से दिखाई दें, समझ में आ जाए। देखिए, खिलजी और तुगलक के अधीन, खिलजी और तुगलक के अधीन, खिलजी और तुगलक के अधीन प्रशासन और एकीकरण के संदर्भ में क्या सत्य है। कौन सी बात है जो खिलजी और तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत की बात है भाई। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526, जो कि पानीपत का पहला युद्ध था, उस दौरान रहा। तो ये कहा गया है कि इस उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण में रहा। नहीं भाई, गंगा योजना के वन क्षेत्रों में पहली बार प्रवेश किया गया। ये भी गलत है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो गया था। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल हो गया था दिल्ली से पूरे बंगाल को और फिर बाकी दूर के एरियाज को कंट्रोल करना। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने गंगा के मैदानी इलाके में लंबे समय तक अपना नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है। यहाँ पर क्या होता था ना कि कभी कोई स्थानीय राजा उठ गए, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ झगड़े होते ही रहते थे। तो प्रशासन और एकीकरण के संबंध में अगर सत्य की बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट एक बार देखिए। क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के ऐतिहासिक, जनजातीय जो ट्राइब्स हैं, जनजातीय लोगों के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, यानी कि इतिहास में जब उनका पुनर्निर्माण किया गया तो कौन सा कथन गलत है। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, हमें गलत को इंडिकेट करना है। ये कह रहा है कि समकालीन इतिहासकार और यात्री जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते थे। ये बात बिल्कुल सच है, हकीकत बात है। जनजातियों के बारे में उस वक्त किसी को भी नहीं पता था, कोई इतिहासकार भी उनके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं लिखता था। अधिकांश जनजातियां समूह लिखित अभिलेख रखती थी। कैसे हो सकता है भाई, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो लिखित अभिलेख कैसे रख सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन यही है जो हमारा ठीक होगा। फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं कि कौन सा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को
संरक्षित किया। ये बिल्कुल ठीक बात है भाई, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी कैपेबल, कि वो अपनी रीति रिवाज आज भी अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब, वो अपनी रीति रिवाजों को लेकर, मौखिक परंपराओं को लेकर बहुत ज़्यादा संरक्षित हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं। जनजातीय जो समाज है अपनी विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सभी सही हैं, परंतु ये जो है गलत है और हमें गलत को ही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए एक बार, नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के रिवोल्ट के बाद आखिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण कैसे मजबूत किया। देखिए ये बात तो आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति के बाद पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी हिल गई थी, बहुत बड़ा तहलका हो गया था कि भाई अब ऐसा क्या होगा, अब किस तरीके से शासन किया जाएगा। तो क्या किया गया, इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, क्राउन का जो है शासन हो गया था, ब्रिटिश क्राउन का राज हो गया था, ठीक है। तो भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित करके, ये बात सही है कि ब्रिटिश ताज को जो है हस्तांतरित कर दिया गया था, ये बात पहले ही सच होगी। दूसरा क्या है, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के अधिक सैनिकों की भर्ती करके, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो सैनिक ही तो थे जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ ये, ठीक है, ये सैनिक ही विद्रोह तो था, तो मंगल पांडे सैनिक ही थे, ठीक है। मंगल पांडे जी ने जो जिस प्रकार से बहादुरी के साथ उनका विरोध किया, तो सैनिकों को तो वो भर्ती करेंगे नहीं। भूमिहीन और किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। अगर वो ऐसा करते, पहले उनके मन में ऐसी कोई 1% भी बात होती, तो ये दोबारा से इस तरह का अटैक या फिर 1857 की क्रांति होती ही नहीं, ठीक है। तुष्टीकरण और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करके, ये भी गलत है, ऐसा किया नहीं गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इसने कहा है कि कौन है वो प्रतिनिधि जो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। देखिए चुनाव के माध्यम से चुना गया प्रतिनिधि, ये तो लोकतंत्र में होता है भाई, लोकतंत्र का मतलब ही है कि अपना प्रतिनिधि चुनना। निर्णय लेना प्रतिनिधियों के हाथ में है, बिल्कुल, जिनको हम चुनते हैं वही हमारे लिए निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया है तो फिर क्यों हम ऐसा कहेंगे कि हम जो है निर्णय ले सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए इलेक्शन करते हैं, मतलब चुनते हैं। लोगों को मताधिकार का अधिकार, ये भी बात ठीक है, मताधिकार, हमें क्या बताना है, विशेषता नहीं है। ओके, तो विशेषता नहीं के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने पूछा है भारत का कौन सा क्षेत्र छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। बताइए भाई ऑप्शन, आप सभी जानते हैं, ठीक है, बड़ा मशहूर है, तो घूमने फिरने भी जाते हैं। छोटा तिब्बत के नाम से लद्दाख को जाना जाता है भाई, ठीक है, ठीक है, लद्दाख एरिया। आप सभी, जैसे कि मैं यहाँ पर एक आपको मैप बना के दिखा देता हूँ, ये नेपाल का एरिया,
ये आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर, और ये पूरा का पूरा लद्दाख। तो ये क्या है, ये छोटा तिब्बत है। ठीक है, इसे छोटे तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे ही क्लाइमेटिक चेंज वहाँ पर भी होते रहते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भारत में अपीलीय प्रणाली क्या है, यानी कि अपील करने का अधिकार किस तरीके से कैसे दिया जाता है। देखिए, न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन करने का प्रावधान है। नहीं, न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन करना अपील नहीं होता। न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संसद में अपील का प्रावधान, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। राज्य के कार्यकारी प्रमुख को सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करने का प्रावधान, ये भी इसमें नहीं हो सकता। ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, एक बार डी को देखते हैं, कि निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। हाँ, ये बात ठीक है। जब निचली अदालत के अंदर कोई बात ऐसी हो जाती है तो उच्च न्यायालय के अंदर जाकर हम जो है उसका वो कर लेते हैं, उसके बारे में हम अपना अपील लगा सकते हैं। तो अपनी अपील को हम, अपीलीय प्रणाली का अर्थ भी होता है कि हम अपील कर रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए। तो अगर निचली अदालत ने कोई निर्णय दे दिया है तो उससे ऊपर की अदालत में हम अपनी बात रखने के लिए सक्षम होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। पढ़ लिया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है। नहीं बोल रहा है ये कह रहा है कि वो विशेषता नहीं है, यानी कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से तीन तो ऑप्शन ऐसे होंगे जो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता गेन करते होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा, वही हमें ढूंढना है। ये उत्तरी योजनाओं के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण में, दक्कन का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। अरावली पहाड़ियाँ इसकी सीमा उत्तर पश्चिम की ओर है, ये भी बात ठीक है। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ पर एक मैप बना दूँ, इससे क्या आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर ये क्या है, आपका पूरा पठार है। तो ऑप्शन डी ये कह रहा है ये उत्तरी योजनाओं के दक्षिण में स्थित है, ये उत्तर से दक्षिण में स्थित है। बी क्या कह रहा है, अरावली पहाड़ियाँ इसकी उत्तर पश्चिमी, उत्तर और पश्चिम, क्योंकि ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है, और ये ऊपर नॉर्थ है। तो उत्तर और पश्चिम यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ, ये कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है। ओके, तो बिल्कुल ये जो है लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है। ठीक है। महानदी और कृष्णा नदियाँ पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियाँ हैं। अच्छा जी, महानदी और कृष्णा के बारे में ये कह रही हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नदियाँ कहाँ हैं। देखिए, यहाँ से एक नदी बहती है, यहाँ से जो नदी बहती है ये है महानदी, और इधर से ये कृष्णा, और ये बह रही है ईस्ट की तरफ, पूर्व की ओर, और इसने बोल दिया पश्चिम की ओर। तो बस ये पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी में मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पूछा गया है कि अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। अफ्रीका के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन जो है सही है। अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नहीं, एक्चुअली अफ्रीका जो है, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर अगर मैं एक मैप बना दूँ तो मैं आपको बताऊँ कि देखिए यहाँ इस तरीके से इस तरीके से है, ठीक है। अब इस पर यहाँ बीचों बीच क्या है, ऐसे 3 नदियां हैं। तो ये कहाँ पर, सॉरी 3, माफी चाहूंगा, नदियां नहीं, ये 3 इमेजनरी लाइन है। तो इन इमेजनरी लाइन में कहीं पर भी ये बात कह रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये गलत है, ठीक है। ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। एग्जैक्टली देखो ये बात सही है, तो कथन सही है, बी ऑप्शन ठीक है। हम बी के अलावा सी और डी को भी देखेंगे। गोबी डेजर्ट इसी महाद्वीप में स्थित है, बिल्कुल गलत है भाई। गोबी का जो डेजर्ट है, गोबी का जो डेजर्ट है वो यहाँ है, ठीक है, चाइना की तरफ। तो ये जो है गोबी का जो डेजर्ट इसने कहा है, ये भी गलत बताया। ये पश्चिम में यूराल पर्वतों द्वारा एशिया से अलग होता है, ये भी गलत है। यूराल पर्वत जो है वो यहाँ है, ये एशिया और यूरोप को अलग करता है, ना कि अफ्रीका को, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के दक्षिणी भाग में, विशेषकर तमिलनाडु, दक्षिणी भाग में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है भाई? लौटता हुआ मानसून है, इस वजह से होती है। हवाएं मुख्य रूप से मुख्य भूमि से वापिस, मुख्य भूमि से वापिस बंगाल की खाड़ी की ओर चलती हैं, ठीक है। मुख्य भूमि से, इसको आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पर अगर मैं आपको, ये बंगाल की खाड़ी है, तो हवाएं जो है इधर से वापस आती हैं, ठीक है। ये मुख्य भूमि है ना मेन, यहाँ से वापस आती हैं, ठीक है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर हवाएं चलती है, इधर अरब सागर से यहाँ पर क्यों चलेंगी भाई हवाएं? गलत है ये। हवाएं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर चलती है, ये भी गलत है। हवाएं मुख्य भूमि से वापस अरब सागर की ओर चलती हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिकन दृष्टिकोण के रूप में क्या जाना जाता है? ठीक है, ये एक दृष्टिकोण है जो आपको बताता है कि किस एरिया पर आपको खर्च करना है और कैसे खर्च करना है, ठीक है। स्वास्थ्य और रक्षा पर समान खर्च, समान तो होगा ही नहीं, समान नहीं होगा इसमें कोस्टा रिकन में।
रक्षा बजट स्वास्थ्य बजट से अधिक होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, स्वास्थ्य बजट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये भी नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने में सक्षम होने के लिए सेना का ना होना, मीन्स अगर सेना है नहीं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में अधिक खर्च होगा, कैसे होगा, सक्षम होते हैं, ठीक है, सेना भी नहीं है, सेना होनी चाहिए, इस तरह की बातें इसमें कही गई है। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में कोस्ट रिकन दृष्टिकोण ये कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आंसर यही है। सैनिकों के स्वास्थ्य पर खर्च ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए। देखिए भाई, एक बार पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1997 में 1997 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा दिशा निर्देश तैयार किए। कहाँ के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए, मेन बात ये पूछ रहा है कि कहाँ के लिए वो दिशा निर्देश तैयार किए गए। 1997, ये इंपॉर्टेंट है भाई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसे नोट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। वाहनों में इसकी तो जरूरत क्या है, कार्यस्थलों पर हाँ, वैवाहिक संबंधों में इसमें भी नहीं, सड़कों पर नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें तो उनके साथ साथ होंगी, लेकिन मेन जगह जो थी वो कार्यस्थल थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट को देखिए क्या कह रहा है। पूछा गया है कि कौन भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। डायरेक्ट पूछ लिया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। पहली बात तो इसकी नियुक्ति प्रसाद पर्यंत होती है, एक प्रसाद के तौर पर, ठीक है, प्रसाद पर्यंत इनकी नियुक्ति होती है। विधानसभा के सदस्य करते हैं, नहीं, विधानसभा के सदस्य तो करेंगे ही नहीं। संसद के सदस्य करते हैं, संसद के सदस्य करते हैं, लेकिन कैसे, जो केंद्र सरकार के अंदर जो राष्ट्रपति है वही इनकी नियुक्ति करता है, तो ये भी नहीं, क्योंकि संसद के अंदर तो विपक्षी पार्टी भी होती है। केंद्र सरकार बिल्कुल ये करती है भाई, अटॉर्नी जनरल नहीं, ठीक है, एक्चुअली राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं कि भाई फला राज्य के अंदर ये राज्यपाल गवर्नर के रूप में जाएंगे, ठीक है, और वहां पर इनको चीजें हैंडल करनी है, ठीक है। अगर समय से पहले कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर उन्हें वापस भी बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी बात इसके अंदर कही गई है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है। मतलब प्रशासन का अधिकारी कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है। क्या पटवारी, नहीं। क्या पटवारी हैं, नहीं। नगर निगम के वार्ड पार्षद, हाँ ये बात हो सकती है। भूमि अभिलेख अधिकारी, इनको बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ये तो ऑफिसर हो गए। लेखपाल, इनका भी, ठीक है, ओके। तो केवल यही है जो अधिकारी नहीं है, पटवारी भी तो ऑफिसर होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है
वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी अधिकारी होते हैं, पटवारी भी हो गया, ये आपके लैंड रिकॉर्ड अधिकारी भी हो गए, लेखपाल भी हो गए, ठीक है, लेकिन ये नहीं होते, ठीक है, म्युनिसिपल वार्ड काउंसिल मेंबर। नेक्स्ट देखिए, इधर ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरीके से इसमें चीज़ें बताई गई हैं। हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि हम आपको एग्जैक्टली आंसर तक ठीक से पहुंचा पाएं। डी के बसु के दिशा निर्देश कौन है? एक राइटर हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए, मतलब इन्होंने, डी के बसु जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए, बताए गए, क्या है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देश। वो तो देखो 1947 वाला था, तो ये तो होगा नहीं। खतरनाक रोजगार से बच्चों की सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश, इसके बारे में तो संविधान में भी लिखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 24 में भी लिखा है, डीपीएसपी में भी लिखा है, बहुत सारी चीजें हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित ये चीजें भी 1997 वाले उससे आ जाती हैं। तो गिरफ्तारी, हिरासत, पूछताछ, गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश। ओके, तो डी के बसु के द्वारा ये बताया गया है कि भाई गिरफ्तारी करो, हिरासत में लो और पूछताछ करो, तो किस तरीके से आपको बात करनी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक बार इसे थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ। देखिए 36, 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वन अधिकार अधिनियम। ये जो क्वेश्चंस के अंदर अधिनियम आए हैं, इनको एक बार जरूर आप देख लीजिए, ठीक है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको एक बार जरूर आप अपने इसमें देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 अपने शीर्षक में किस श्रेणी के अधिकारों को मान्यता देता है? किस तरह के अधिकारों को मान्यता देता है? देखिए, ये अनुसूचित जाति को भी देता है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी देता है, सर्वाधिक पिछड़े वर्ग को भी देता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो मान्यता दे रहा है, या ये मान लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर किसी को कर रहा है, तो ये अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है। तो इसमें विशेषतः अगर वन अधिकार अधिनियम 2006 की बात की जाए, तो इन सभी को हम नेग्लेक्ट करेंगे और ऑप्शन ए यानी कि अनुसूचित जनजातियों को हम प्रेफरेंस देंगे। ऑप्शन हमारा अनुसूचित जनजातियां होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। द्वितीयक सोर्स का एक उदाहरण, दूसरे सोर्स का एक उदाहरण क्या है भाई? दूसरे सोर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है जो हमारे लिए उदाहरण है? देखिए, भारत का संविधान नहीं, ये तो प्राथमिक हो गया। जनगणना रिपोर्ट ये भी नहीं हो सकती। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का रिकॉर्ड ये भी नहीं हो सकता। ये हमारे दूसरे सोर्स की बात नहीं है। अगर हमें इतिहास को जानना है, अच्छे से जानना है, तो उसके लिए हमारी पढ़ाई जो है वो बेसिक लेवल पर होना चाहिए। एक तो हम होते हैं जो हमारे आसपास के माहौल से हमें जानकारी मिलती है, दूसरा हम पढ़ाई करते हैं तो उससे पता चलता है। तो इसमें ये कहा गया है कि हमारे अतीत, वन कक्षा 6 की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी की, इतिहास में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की बात है, वो हमारे द्वितीयक सोर्सेज के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो दूसरे सोर्स का एक उदाहरण जो है हमारी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, तो वो हमारी एनसीईआरटी बुक जो है इसमें खास तौर से है।
नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इन क्वेश्चंस को आप बार बार वीडियो की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं, आप देखिए। इससे क्या होगा कि जितनी बार आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, जितनी बार आप इन चीज़ों को देखोगे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन बैठ जाएंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रकृति बदल दी जाती है, टाइप बदल जाता है, लगभग लगभग उसके जैसा ही होता है। तो तब आपको हमारी जो पढ़ाई हुई बातें हैं वो आपको याद रहेंगी कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, इस तरीके से बताया था, क्लास के अंदर ये चल रहा था। समझ पा रहे हो? तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है दो कथन है और उन पर विचार करनी है। तो दो कथन कौन कौन से हैं? पहला है कि परीक्षाएं जो है सिस्टम की सुविधा के लिए बनाई गई हैं, बता दिया कि भाई सिस्टम की सुविधा के लिए बना दी गई हैं। कृत्रिम स्थितियां हैं, मतलब कुछ आर्टिफिशियल चीजें है कि भाई परीक्षा जो है सिस्टम की सुविधा है, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए, ना कि पर्सनल किसी शिक्षार्थी के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम सिर्फ इतना बताया कि सिस्टम के लिए बनाई है। दक्षताओं के परीक्षण पर जोर देने और स्मृतियों से दूर करने से सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में तनाव कम हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में आपको तनाव कम करना है, स्मृतियों से दूर करना है, तो जाहिर सी बात आपको थोड़ा रिलैक्स मोड में लेके जाना होगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा मैंने ये कर दिया। तो ये पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कृत्रिम स्थितियां हैं ये इस पर बात करती हैं कि व्यक्ति का किस प्रकार से जो है जीवन आसान हो, बेहतर हो। ये बाधक नहीं बनती, बल्कि इस तरीके से बताते ताकि उनको चुनौतियों का सामना करना पड़े। तो परीक्षाओं की बात कर रहे हैं और ये सामाजिक विज्ञान से तनाव दूर करने की बात कर रहे हैं। तनाव की बात है ना, तो तनाव दूर करने के लिए तो ऑप्शन जो है जिसमें ए और बी दोनों हो, तो कौन सा होगा? ऑप्शन जी, ऑप्शन बी जो है वो है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का मुख्य उद्देश्य, एक जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या वो कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए उस शिक्षक का क्या होना चाहिए? कह रहे हैं कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित करना। क्या ये बात सही है? सामाजिक विज्ञान का व्यक्ति प्रतिस्पर्धा की क्यों बात करेगा भाई? ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। समाज को आकार देने वाले जो भी समाज के फैक्टर्स होते हैं, जो भी आकार देते हैं, तो समाज को आकार देने वाले सभी तत्वों के बीच में संबंधों के बारे में जागरूकता विकसित करना, कि भाई जागरूकता जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं बाकी और चीज़ें क्या हैं। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्यों का स्मरण कराना। देखिए सामाजिक और ऐतिहासिक तथ्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बार बार उन्हें याद करवाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य मुझे बी ऑप्शन लग रहा है। एक बार और देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए तैयार करना और सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करना। देखिए सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करना ये कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति वाली बात नहीं है। ठीक है, और समाज में यथास्थिति बनाए रखें, कई बार समाज में विरोध भी करना पड़ता है, आप अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर भी उतर आते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप यथास्थिति बनाए रखने के लिए आप जो है चीज़ों को लाइटली ले लोगे। आप अपने अधिकारों के लिए तो बात करोगे, तो ये ज़्यादा जरूरी है, जागरूकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, एक बार मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
फिर आप देखिए देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन कहे गए हैं। ये कहे गए कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो उसके अंदर मूल्यांकन जो है किस तरीके से हो सकता है, ये बात बताएगी कि हमें इवोल्यूशंस कैसे करनी है। क्या पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को याद करना और सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के तनाव को कम करना ठीक रहेगा? क्या इससे हमारा जो है ये जो है मूल्यांकन हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत और लेबल करना, कि भाई शिक्षार्थियों की अलग अलग कैटेगरी बना दी, वर्गीकृत कर दिया और लेबल कर दिया, ये भी गलत है। क्योंकि लेबल करना, एक विद्यार्थी को अलग से कैटेगराइज करना, कहीं ना कहीं ये बहुत हर्ट वाली बात होती है। और एक शिक्षक को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक शिक्षक इस तरह की हरकतें करता है कि वो किसी को कैटेगराइज कर रहा है, किसी को अमीर गरीब जात पात धर्म ऊंच नीच इस तरीके से बांटता है, तो फिर वो शिक्षक नहीं है। शिक्षक का अर्थ ही होता है सभी को समान रूप से लेके चलना। ठीक है, तो ये ज़्यादा जरूरी है। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक मतभेदों का उजागर करना, ये भी गलत है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि जो जिनको आप कह रहे हो, तो सामाजिक विज्ञान में अगर मूल्यांकन की बात करें तो अब तक तो सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को फीडबैक देना और उनके लिए प्रयास करने के लिए मानक निर्धारित करना, ये अच्छी बात कही। ये अच्छी बात की कि शिक्षार्थी जो हैं उनको फीडबैक दिया जाए, कैसे क्या दिक्कत आ रही है भाई, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उनसे पूछा जाए, उनके पढ़ाई में टेक्निक यूज़ की जाए, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम उस फीडबैक के ज़रिए उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, एक टीचर का काम क्या होता है कि उससे जितना हो सके संतुष्ट हो सके स्टूडेंट्स, कि भाई मेरे टीचर ने मुझे अच्छे से पढ़ाया है और जो मुझे अब पढ़ाया गया वो मुझे समझ आ गया। ठीक है, हो सकता है बाद में उसके अंदर और फैक्ट्स और नॉलेज जुड़ती चली जाए, लेकिन जब वो बेसिक लेवल पर करवाए तो वो अपनी तरफ से बेस्ट करवाए। ठीक है, एक बच्चे को ये ना लगे कि उसके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है, फिर मानक कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन जो है अभी इसका डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। ओके, आज के हमारे जो प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचित रिलेटिव्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए बातें रख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।